Hello everyone, welcome back to our YouTube. Well, in today's session, we are going to again discuss 25 MCQs related to research methodology. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि एवरी डे हम जो है 25 MCQs रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एंड इन डिटेल। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका करेक्ट आंसर क्यों है उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरे ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट क्यों नहीं है वो सारी चीजें देखेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल स्टडी करना है, आपको इस एग्जाम क्रैक करनी है, ठीक है, पीएचडी की, तो इसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां से जाके आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसके डिटेल नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन मिलेगा, एमसीक्यू सेशन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, देन मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। First, books are the reports and the primary sources of data in option A clinical research, option B historical research, option C laboratory research और option D participatory research। तो यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस किस टाइप की जो रिसर्च होती है उसमें जो बुक्स और रिपोर्ट्स को प्राइमरी डेटा सोर्सेज के रूप में यूज किया जाता है। तो यह करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है इसमें जो है पुरानी बुक्स रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी सोर्सेज के रूप में यूज किया जाता है, ताकि पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस को समझा जा सके। देन अगेन जो और भी ऑप्शन दिए हुए लाइक क्लिनिकल रिसर्च, तो ये जो होती है ना, ये ह्यूमन ट्रायल्स या मेडिकल डेटा प्राइमरी सोर्सेज होते हैं बुक्स में। देन लेबोरेटरी रिसर्च की बात करें तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट डेटा के प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। देन पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इसमें पार्टिसिपेंट्स और फील्ड स्टडीज प्राइमरी डेटा सोर्सेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल रिसर्च, यहाँ पे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा की तरह यूज किया जाता है, ये करेक्ट रहेगा। ओके, now moving on to our next question, that is question number 2. Stratified sampling is used when the population is dash. Option A heterogeneous, option B homogeneous, option C very large और option D too small. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि stratified sampling का यूज कब होता है। ठीक है, so stratified sampling का यूज कब होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हेट्रोजीनियस, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का यूज तब किया जाता है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक जैसी नहीं होती, और इसको स्ट्रेटा यानी कि सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर सब ग्रुप से सैंपल लिए जाते हैं। ओके, तो उसको स्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्रेटा, इसीलिए इसके नाम में जो स्ट्रेटिफाइड है ना, स्ट्रेटा यानी ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, और कब होता है ये, जब हेट्रोजीनियस यानी कि, तो स्ट्रेटा कैसे बनेंगे, जो ग्रुप बनेंगे ना वो सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, और उस ग्रुप में से क्या होता है सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। ठीक है, जब पॉपुलेशन क्या होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस हो ना तो वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज हो जाता है। ठीक, और अब पूछे वेरी लार्ज, तो पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना जरूरी नहीं होता स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के लिए। टू स्मॉल की बात करें तो छोटी पॉपुलेशन में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे डिफरेंट, जब बहुत कम लोग होंगे तो वहां पे इतने सारे डिफरेंसेस भी नहीं होंगे। तो यहाँ का ऑप्शन जो है ए करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Judgmental sampling is also called as option A purposive sampling, option B convenience sampling, option C extensive sampling, option D cluster sampling. So इस क्वेश्चन में पूछा है कि जजमेंटल सैम्पलिंग के दूसरे नाम क्या है। ठीक है, सो इसको जो जजमेंटल होता है ना, इसको ऑप्शन ए परपोजिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जिसमें रिसर्चर अपने जजमेंट के बेसिस पर सैंपल सिलेक्ट करता है जो रिसर्च के लिए यूजफुल हो। अब बात करें कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में सैंपल को आसानी और कन्वीनियंस के बेसिस पर चूज किया जाता है, लेकिन ये जजमेंट के बेसिस पर नहीं होता है। देन एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, तो ये टर्म जनरल सैम्पलिंग के लिए यूज होता है, लेकिन जजमेंटल सैम्पलिंग का दूसरा नाम नहीं है।
देन क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करके सैंपल चूज किया जाता है, ये जजमेंटल सैम्पलिंग नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, all cause non-sampling errors except option A faulty tools of measurement, option B defect in data collection, option C non-response, option D inadequate sample. सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में, ठीक है, ठीक है, और तो ऑप्शंस में जो करेक्ट रहेगा नॉन सैम्पलिंग एरर के मामले में, तो ये रहेगा ऑप्शन जी, इनएडिक्वेट सैंपल, यानी एक सैम्पलिंग एरर है, ठीक है, क्योंकि ये गलत सैंपल साइज से रिलेटेड होता है जो पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता। अब बात करें क्वालिटी टूल ऑफ मेजरमेंट टूल्स की, तो इन नॉन सैम्पलिंग एरर है क्योंकि सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं होता। देन डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन, तो ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। और जो नॉन रिस्पॉन्स की बात करें तो ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन रिस्पॉन्स यानी कि जब कोई रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्डेंट है वो रिप्लाई नहीं करते तो उसको नॉन नॉन रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात की गई थी कि कौन से नॉन सैम्पलिंग एरर से एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ के, तो यहाँ पे ये आएगा इसके लिए। इसको छोड़ के ये जो तीनों है ना, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा ना। Question number 5. The research studies that explore the effect of one thing on another, and more specifically the effect of one variable on another, are known as option A casual research, option B applied research, option C conclusive research, option D exploratory research. तो इस क्वेश्चन में रिसर्च के टाइप पूछा गया है जो एक चीज के दूसरे पर इफेक्ट को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। सो ये कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च का फोकस ये होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जैसे कि अगर बारिश हुई यानी रेन हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, एंड इसको स्टडी करने के लिए कैजुअल रिसर्च यूज कर सकते हैं। इस तरह का एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, तो वो कैजुअल रिसर्च आएगा। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, ये कैजुअल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करता। देन कंक्लूसिव रिसर्च फाइनल रिजल्ट्स और डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें, जिस कोई चीज में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है तो वहां पे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज किया जाता है, ठीक है। So, यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of these is not a step in the problem identification process? देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस होती है रिसर्च प्रोसेस में, तो इसमें जो है कौन सा स्टेप नहीं है ये आपको बताना है कि जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा उसका स्टेप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्कशन विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ऑप्शन बी रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड मॉडल बिल्डिंग, ऑप्शन डी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग रहेगा, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो तो अब उसके लिए जो है आप क्या करोगे कि जो है एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन भी करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह से समझोगे ना। देन रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर यानी जो पहले की स्टडीज हो गई है उसको आप रिव्यू करोगे, उससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी रिलेटेड है उससे और क्या क्या चीजें हैं। देन थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड मॉडल बिल्डिंग, तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये स्टेप नहीं है, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद डिसीजन मेकिंग होता है, ओके ना। Again, moving on our next question, that is question number 7. In an experimental design, the dependent variable is option A, the one that is not manipulated and in which any changes are observed. Option B, the one that is manipulated in order to observe any effects on the other. Option C, a measure of the extent to which personal values affect research. Option D, an ambiguous
concept whose meaning depends on how it is defined. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, यानी कि द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व। ओके, सो मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया जाता। इस वेरिएबल में चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट समझा जा सके। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आउटपुट या आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखा जा सके। ठीक है, अब बात करें कि ऑप्शन सी, तो ये गलत है क्योंकि पर्सनल वैल्यूज का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कोई लेना ही देना नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें, एम्बिग्यूअस की बात करें, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग एम्बिगियस कंफ्यूज नहीं होता है। ये एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है जिसमें रिसर्चर चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the importance of measurement in quantitative research is that option A, it allows us to delineate find differences between people or cases. Option B, it provides consistent device or yardstick. Option C, it allows for precise estimates of the degree of relationship between concepts. Option D, all of these. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी गई है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट एक जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में फाइन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिससे इंडिविजुअल केसेस के बीच फर्क को समझा जा सके। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दैट कि ये जो है एक कंसिस्टेंट यार्डस्टिक या स्केल प्रोवाइड करता है जिससे डेटा को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। ऑप्शन सी की बात करें, सो मेजरमेंट की मदद से हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप का एग्जैक्ट लेवल जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स है उसका मेजरमेंट से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, reliability is the fundamental quality of a research which also reflects option A, superiority, option B, purity of data, option C, verifiability और option D, validity। so इस क्वेश्चन में रिलायबिलिटी के बारे में पूछा गया है और उसके रिफ्लेक्शन का रिलेशन क्या होता है वो बताना है आपको। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट रहेगा, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी रिसर्च में तब रिफ्लेक्ट होती है जब रिसर्च वैलिड और एक्यूरेट होती है। अगर एक एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाए और सेम रिजल्ट आए तो उसको रिलायबल और वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये करेक्ट रहेगा। बात करें सुपीरियरिटी की, तो ये गलत है क्योंकि रिलायबिलिटी का सुपीरियर होना जरूरी नहीं होता। ऑप्शन बी की बात करें, प्योरिटी ऑफ डेटा, तो डेटा की प्योरिटी भी एक फैक्टर है लेकिन ये रिलायबिलिटी का डायरेक्ट मेजर नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि वेरीफेबिलिटी, वेरीफेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज को बार बार चेक किया जा सके जो रिलायबिलिटी का हिस्सा है लेकिन असली रिफ्लेक्शन वैलिडिटी के थ्रू होता है। याद रखना ये करेक्ट रहेगा कि रिलायबिलिटी जो है वो फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ रिसर्च है जो क्या दिखा देता है, वैलिडिटी भी दिखाता है। Now question number 10, the last page of the research report is option A, appendix, option B, bibliography, option C, index और option D, title page। तो आई होप यहाँ पे आपका अगर आपको रिसर्च प्रोसेस याद होगी तो बहुत इजीली कर पाओगे। इस क्वेश्चन में जस्ट यही पूछा है कि रिसर्च रिपोर्ट का आखिरी पेज क्या होता है, तो उसको अपेंडिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अपेंडिक्स यानी जो है ये आखिरी पेज होता है, इसमें वो एडिशनल डेटा या मटेरियल दिया जाता है जो रिपोर्ट में डायरेक्टली नहीं दिखाया गया लेकिन जरूरी हो। ठीक है, सपोज हमने जब जो हमने क्या किया, कोई रिसर्च की, ठीक है, उसके लिए हमने क्वेश्चनर यूज किया था। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली आप रिपोर्ट में मेंशन नहीं करोगे लेकिन उसको आप चाहो तो अपेंडिक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो वो जरूरी भी है और उसको दिखाना तो वो अपेंडिक्स में आ जाएगा। बिब्लियोग्राफी की बात करें तो ये वो पेज होता है जिसमें सारे सोर्सेस लिस्ट होते हैं जो रिसर्च में यूज किए गए थे डायरेक्टली, लेकिन ये अपेंडिक्स के बाद आता है। ठीक है ना, सॉरी, ये जो है पहले आ जाता है बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स से ना। ऑप्शन सी, इंडेक्स। सो इंडेक्स रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स का लिस्ट होता है लेकिन ये सबसे पहले आता है
पता होगा फर्स्ट पेज पे होता है, मतलब कि जो हम जहाँ से अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं उससे पहले होता है। देन टाइटल पेज, तो टाइटल पेज यानी ये रिसर्च रिपोर्ट का सबसे पहला पेज होता है जो रिपोर्ट की शुरुआत में दिया जाता है। अगर लास्ट पेज पूछे तो वो अपेंडिक्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और अपेंडिक्स से पहले बिब्लियोग्राफी आता है, याद रखिए, ठीक है, बिब्लियोग्राफी के बाद अपेंडिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेटा दूसरों के द्वारा कलेक्ट और कंपाइल किया गया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी दूसरे रिसर्चर या सोर्स के द्वारा पहले से कलेक्ट और कंपाइल किया गया हो और रिसर्चर्स इस डेटा को अपनी रिसर्च में रीयूज करते हैं। प्राइमरी डेटा की बात करें तो ये वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है ओरिजिनल रिसर्च के लिए, ठीक है। और बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो ये हो ही नहीं सकता। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर, ऑप्शन ए स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, ऑप्शन बी रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, ऑप्शन सी सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि रिसर्चर का एक बहुत ही एसेंशियल क्वालिटीज क्या होती है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। पहली चीज कि उसका जो है स्पिरिट होना चाहिए फ्री इंक्वायरी का, मतलब कि वो अगर उसका फ्री इंक्वायरी का स्पिरिट होगा तो वो अनबियास्ड और खुले विचार से रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज कि उसको जो है भरोसा करना होगा, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन या एविडेंस उस पर क्या करना होगा, उसको भरोसा करना पड़ेगा ताकि वो फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। देन सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज की बात करें तो रिसर्चर को नॉलेज को सिस्टमेटाइज करना और थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप करना आना चाहिए, तो ये तीनों चीज बहुत जरूरी होती है। Now question number 13, the research that is specially carried out to test and validate the study hypothesis is termed as, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट और वैलिडेट करने वाली रिसर्च कौन सी होती है। ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी कंक्लूसिव रिसर्च और ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च का पर्पस होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और डेफिनेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करना, ये रिसर्च स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ की जाती है। बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जिसको प्योर बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये रिसर्च होती है ना, ये जो बेसिक थियरीज या कॉन्सेप्ट्स होती है उनको डेवलप करने के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस को स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं किया जाता। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है, लेकिन ये भी हाइपोथेसिस वैलिडेशन का प्राइमरी फोकस नहीं रखती। अब बात करें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनचार्टेड एरियाज को एक्सप्लोर करती है जिसमें हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने का फोकस ही नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, the method by which a sample is chosen, ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी रैंडम और ऑप्शन डी सेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंपल चूज करने की मेथड कौन सी होती है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से ऑप्शन सी रैंडम ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग एक मेथड है जिसमें पॉपुलेशन में से सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, जिससे हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है चूज होने के लिए। ऑप्शन ए यूनिट की बात करें तो यूनिट पॉपुलेशन का एक मेंबर या एलिमेंट होता है, ये सैंपल सिलेक्शन मेथड नहीं है। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन ओवरऑल रिसर्च प्लान होता है, लेकिन स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड नहीं है। एंड सेंसस में एंटायर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, सैंपल को नहीं चूज किया जाता। Now question number 15, which of the following type of research mainly focuses on the relationship between variables without controlling or manipulating any of them? Option A, longitudinal survey, option B, pooled survey, option C, correlational survey, option D, cross sectional survey। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसका जो फोकस होता है ना वो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप पे फोकस होता है, बिना उस किसी वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट किए। तो इसको हम कहेंगे कोरिलेशनल सर्वे। कोरिलेशनल जो रिसर्च होती है उसका मेन फोकस क्या रहता है कि
वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझना होता है बिना उनको मैनिपुलेट या कंट्रोल के। मतलब इसमें रिसर्चर ऑब्जर्व करता है कि कैसे दो या ज्यादा वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है। Now question number 16. It is type of survey method used to collect data to make inferences about a population of interest universe at one point in time. It is known as। ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो तीन बाकी रहा ना उसको मैं भूल गई करवा था। ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो है करेक्ट तो कॉरिलेशन सर्वे रहेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल जो सर्वे होता है ना इसमें डेटा टाइम के साथ कलेक्ट किया जाता है, जैसे किसी ग्रुप को फॉलो अप करना ईयर्स के लिए। देन यहाँ पे जो पूल्ड सर्वे की बात करें तो ये मल्टीपल सर्वेस को कंबाइन करने का प्रोसेस है। देन क्रॉस सेक्शनल सर्वे की बात करें तो यहाँ जो है कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ये एक ऐसा मेथड जिसमें एक ही समय पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें रिसर्चर किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में इंटरफ्रेंसेस यानी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इस सर्वे का मेन एडवांटेज होता है कि क्विकली डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा था बिना मैनिपुलेशन या बिना कंट्रोल किए जो है रिलेशनशिप पे फोकस करे ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, तो दैट इज कोरिलेशन सर्वे। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी एक ऐसी मेथड है जहाँ पे जो डेटा कलेक्ट की गई है उसके बारे में इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए, कंक्लूजन के लिए जो है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो है उनके बारे में इन्फ्रेंसेस करने के लिए एक टाइम पे यूज की जाती है, तो ऐसी कौन सी है। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही टाइम पर एक ही समय पर जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे रिसर्चर किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। और इस सर्वे का मेन एडवांटेज होता है कि एक क्विकली डेटा कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल सर्वे करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इसमें डेटा टाइम के साथ कलेक्ट किया जाता है, जैसे किसी ग्रुप को फॉलो अप करना ईयर्स के लिए। देन कोरिलेशनल सर्वे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए होता है, लेकिन इसमें भी टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। देन पूल्ड सर्वे, तो ये मल्टीपल सर्वेस को कंबाइन करने का प्रोसेस है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसका डिटेल सेशन चाहिए विद कॉन्सेप्ट वाइज तो इसके लिए आपको हमारा कोर्स बाय करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, वहां से जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। The primary goal of applied research is to option A solve or provide answers to practical problems, option B testing theories and hypotheses, option C addressing research issues in partnership with local people, option D primary goal is gaining knowledge with no aim of using it। तो यहाँ पे जो है अप्लाइड रिसर्च के बारे में बोला गया है, तो ऑब्वियसली याद रखना कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व या उसका आंसर देने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट रहता है, क्योंकि इसका जो फोकस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना होता है जिससे किसी स्पेसिफिक इश्यू का समाधान किया जा सके। अब बात करें टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, तो ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल रिसर्च का पार्ट है जहाँ थियोरीज को वैलिडेट किया जाता है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च इससे अलग होता है। बात करें एड्रेसिंग रिसर्च इश्यूज इन पार्टनरशिप विद लोकल पीपल, यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सभी अप्लाइड रिसर्च इस तरीके से नहीं होते हैं। बात करें प्राइमरी गोल इज गेनिंग नॉलेज विद नो एम ऑफ यूजिंग इट, तो ये तो होता है, हम कह सकते हैं ये बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिसर्च होती है ना इसका जो है काम होता है कि तो ऐसी जो है डेटा कलेक्ट करना जिसका आप प्रैक्टिकली कुछ यूज नहीं करने वाले तुरंत के तुरंत। ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च से काफी अलग होता है। Now question number 18, review of literature means option A
documentation of reference material. Option B, overview of previously published works on specific topic. Option C, formation of a theoretical framework. Option G, elucidating and testing hypothesis. So इस क्वेश्चन में जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स क्या होता है ये पूछा गया है। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पहले से जो पब्लिश्ड वर्क्स है उसका ओवरव्यू देना। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में, जिससे रिसर्चर समझ सकते हैं कि उनका टॉपिक पर क्या क्या काम हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नाउ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल, तो ये लिटरेचर रिव्यू का एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ सही नहीं है। देन फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये भी एक अलग प्रोसेस है जो लिटरेचर रिव्यू के रिजल्ट्स पर आधारित होता है। देन एलुसिडेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो ये भी लिटरेचर रिव्यू का पार्ट हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following type of interview facilitate a free and uninhibited response from the respondents? तो ऑप्शन ए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑप्शन सी पैनल इंटरव्यू, ऑप्शन डी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो है किस तरह का इंटरव्यू जो है उससे जो है आप एक फ्री और अनइनहेबिटेड रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्डेंट से, यानी कि जो रिस्पॉन्डेंट्स है उनके थॉट्स और फीलिंग्स को आप एग्जैक्टली जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन रहेगा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये एक ऐसी मेथड है जिसमें रिस्पॉन्डेंट्स को अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आजादी होती है। ये फ्लेक्सिबल होता है और इंटरव्यूअर की तरफ से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते, जिससे रिस्पॉन्डेंट्स काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जो रिस्पॉन्डेंट्स को लिमिटेड रिस्पॉन्स देने पर मजबूर करते हैं। देन पैनल इंटरव्यू, तो ये मल्टीपल इंटरव्यूअर्स के सामने होता है जहां रिस्पॉन्डेंट्स की रिस्पॉन्सेज पर प्रेशर हो सकता है। ना सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। Quantitative content analysis is an approach that aims to option A, objectively and systematically measure the content of a text. Option D, subjective interpretation of context of text data. Option C, systematic arrangement of documents. Option D, interpretative analysis and classification of data. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस वो किस एक अप्रोच है जिसका मकसद क्या है, ठीक है, यानी उसका मेन एम क्या है। तो क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस का मेन एम होता है कि किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ऑब्जेक्टिव तरीके से मेजर करना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसमें डेटा को क्वांटिफाई किया जाता है जिससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। बाकी जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं कि सब्जेक्टिव अरेंजमेंट और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ डेटा, यानी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से अलग है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ये भी एक अलग प्रोसेस है जो कंटेंट एनालिसिस का पार्ट हो सकता है, लेकिन इसका मेन एम नहीं है। देन इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एस्पेक्ट है जो क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस से अलग होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an advantage of qualitative interviewing relative to participant observation? तो इसमें ऐसा पूछा है कि कौन सा एक फायदा है क्वालिटेटिव इंटरव्यू करने का रिलेटिव टू पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग की एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये उन इश्यूज को समझने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो रिस्पॉन्डेंट्स अपने एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं जो उन्हें ऑब्जर्वेशन से समझना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और बात करें इट इज मोर बियास्ड एंड वैल्यू लेडन, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि क्वालिटेटिव इंटरव्यूज को अनबियास्ड तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। ना ऑप्शन सी, इट इज मोर लाइकली टू क्रिएट रिएक्टिव एफर्ट्स,
इफेक्ट्स, रिएक्टिव इफेक्ट्स तब होता है जब पार्टिसिपेंट्स अपने बिहेवियर को बदलते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में ये इफेक्ट कम होता है क्योंकि रिस्पोंडेंट अपने व्यूज को फ्रीली शेयर करते हैं। ना इट इज ना, ये इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। Now question number 22. Which of the following is not a type of research question? Option A, hypothesis. Option B, predicting an outcome. Option C, evaluating a phenomenon. Option D, developing good practice. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो है इसमें से कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्चर अपने स्टडी में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। हाइपोथेसिस इससे अलग होता है, ये एक एजम्पशन या प्रेडिक्शन होती है जो रिसर्च के दौरान टेस्ट की जाती है। नाउ प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, तो ये एक टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें एम होता है किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को फोरकास्ट करना। देन इवैल्यूएटिंग अ फेनोमेनन, ये भी एक वैलिड रिसर्च क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी चीज को एक्सेस करने के लिए होता है। देन डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, सो ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है जो किसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की तरफ इंडिकेट करता है। Now question number 23 dash includes surveys and fact finding inquiries of different kinds. Option A description, option B analytical, option C applied, option D none. ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एक रिसर्च है जिसका मेन फोकस है किसी फिनोमेनन की डिटेल्स प्रोवाइड करना और फैक्ट्स गैदर करना। ठीक है, तो इसमें जो है जो करेक्ट रहेगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन फोकस किसी फेनोमेनन की डिटेल्स प्रोवाइड करना और फैक्ट्स कलेक्ट करने पे होता है। इसमें सर्वेज और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज का इस्तेमाल होता है जिससे रिसर्चर को स्पेसिफिक डेटा और इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात करते हैं एनालिटिकल, तो ये रिसर्च का टाइप होता है किसी डेटा या इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है, लेकिन सर्वेज का मेन फोकस नहीं होता। अब बात करें अप्लाइड, तो ये रिसर्च का टाइप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करता है। ठीक है, question number 24. Which of the following research is also known as collaborative research? Option A analytical research, option B applied research, option C action research, option D descriptive research. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलैबोरेटिव रिसर्च को और कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एनालिटिकल, अप्लाइड, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आंसर सी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को कोलैबोरेटिव रिसर्च कहते हैं क्योंकि इसमें रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट मिलकर काम करते हैं जिससे रिसर्च को आउटपुट और जो प्रोसेस दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। ये अप्रोच पार्टिसिपेटरी होता है जहां स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च, तो ये रिसर्च का टाइप है जो डेटा के एनालिसिस करता है लेकिन इसमें कोलैबोरेशन नहीं होता। बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करता है लेकिन इससे कोलैबोरेटिव नहीं कहते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो ये भी एक मेथड है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है लेकिन इसमें भी कोलैबोरेशन नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड आउट एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक एग्जांपल बताना है। ऑप्शन ए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, ऑप्शन बी पर्पोजिव और जजमेंटल सैंपलिंग, ऑप्शन सी क्वार्टर सैंपलिंग और ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल रहेगा ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। देखो यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग ऑब्वियसली कहा हुआ लेकिन स्ट्रैटिफाइड यानी कि पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो ये एक इस तरह की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है जिसमें पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा यानी कि सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक जो स्ट्रेटा यानी कि जो ग्रुप होता है स्ट्रेटम जिसे बोलते हैं उसमें से रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं। ये मेथड ये इंश्योर करता है कि हर सब ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसमें सैंपल्स उन लोगों से लिए जाते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। बात करते हैं पर्पोजिव या जजमेंटल सैंपलिंग की,
तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें रिसर्चर स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड सैंपल सेलेक्ट करता है। एंड ऑप्शन सी क्वार्टर सैम्पलिंग, तो ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें रिसर्चर खुद स्पेसिफिक ग्रुप्स का क्वार्टर सेट करता है लेकिन रैंडम नहीं होता। सो यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज सेशन। Again, we will meet with another 25 MCQ related to research methodology in the next session. एंड तब तक के लिए आप चाहें तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जिससे आप ऑब्वियसली 100% एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे। ठीक है, सो चाहिए जल्दी से हमारा कोर्स परचेज कीजिए और अपनी स्टडी और बेहतर बनाएं। थैंक यू।